ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो उसका जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसकी जो यूनिट सेकंड है उसके कुछ एमसीक्यूज को। ठीक है, तो 20 एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने यूनिट 1 का किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 20 क्वेश्चंस को यूनिट सेकंड के। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इसको। क्वेश्चन कुछ आता है तुम्हारे मन में तो इमीडिएटली अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब बस ध्यान दो, क्योंकि देखो जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, उसके साथ जो 4 ऑप्शंस और होते हैं वो भी हमारे क्लियर होते चले जाते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो 20 एमसीक्यूज अगर तुमने सॉल्व कर दिए तो मतलब सिलेबस का काफी कवरेज हम लोगों ने कर दिया यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, इनमें से कौन सी जो डोजेस फॉर्म है वो एक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हो गया कैचेट्स, ऑप्शन बी हो गया सिरप, ऑप्शन सी हो गया टिंचर एंड ऑप्शन डी हो गया स्पिरिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये प्रीवियस, हाँ, जो हमारा ऑप्शन ए है कैचेट्स। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल नहीं है। ये हमारा आता है किसमें? सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में भी ये किसमें आता है? यूनिट डोजेस फॉर्म्स की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। जबकि बाकी हमारे जो भी ऑप्शन है सिरप, स्पिरिट और टिंचर, ये सभी किसमें आते हैं? हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लिक्विड डोजेस फॉर्म की एक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ऑप्शन ए हो गया हाईएस्ट स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी हो गया होमोजेनिटी, सी हो गया हमारा प्रॉम्प्ट एक्शन और डी हो गया ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाईएस्ट स्टेबिलिटी। देखो लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ में हम लोगों ने कई बार प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ में दिक्कत आती है स्टेबिलिटी की, जबकि होमोजेनिटी इनमें ज्यादा अच्छी होती है। प्रॉम्प्ट इनका एक्शन जो है फास्ट आता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्या? फास्ट। ठीक है, इनका एक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, सॉलिड्स को क्योंकि डिसॉल्व होना होता है फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि लिक्विड्स के साथ में ऐसा नहीं है, लिक्विड सीधे एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डी ऑप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो दैट इज ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आसानी से इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो लिक्विड्स आसानी से कंज्यूम किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज लिक्विड्स प्रोवाइड सुटेबल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयरफॉर रिक्वायर अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। मतलब ओके ट्रू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है कि जो, हाँ ठीक है, हमारा क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है कि जो लिक्विड मीडिया होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसीलिए क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई सूटेबल प्रिजर्वेटिव हमको ऐड करना पड़ जाता है जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? ट्रू। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज होमोजेनस फेज सिस्टम। ठीक है, होमोजेनस फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस दो तरीके के फेज सिस्टम्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो जो होमोजेनस होते हैं उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? देखो लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो होमोजेनस फेज सिस्टम है ये, इसका आंसर क्या होगा? हमारे ये मोनोफेजिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स जो होती हैं इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि ये होमोजेनस फेज में होते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। और वहीं पर अगर इस होमोजेनस की जगह पे हेटेरोजेनस होता तो तब यहाँ पे हम लोग बाइफेजिक सिस्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मोनोफेजिक क्या है? राइट आंसर हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज क्लियर फ्लेवर्ड
स्वीटेंड एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। ओके, मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो क्लियर, फ्लेवर्ड, स्वीटेंड और हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है जिसको कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, और इसमें जो एल्कोहल का कंसंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो वेरी करती है 4 से लेकर के 40% के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज एलिक्सर्स, ठीक है। तो जो हमारी ड्रॉप्स हो गया, लिनीमेंट्स हो गया एंड लोशंस हो गया, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द एक्वस ऑयली और एल्कोहलिक लिक्विड मोनोफेजिक और बाइफेजिक प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म तुमको ध्यान में रखनी है, दैट इज विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसी फॉर्म होती है, मोनोफेजिक या बाइफेजिक फॉर्म वो हो सकती है जिसको कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन या स्किन पे हम लोग अप्लाई करते हैं और बिना किसी फ्रिक्शन के, मतलब सॉफ्टली या स्मूथली उसको अप्लाई किया जाता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हम लोग उसमें नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, हाँ, नो, द राइट आंसर इज लोशन, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। जो यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन जिनको अप्लाई किया जाता है वो लोशंस होते हैं, जबकि जो लिनीमेंट्स होते हैं, लिनीमेंट्स को किसके साथ अप्लाई किया जाता है, फ्रिक्शन के साथ में। क्लियर है, ये तुमको ध्यान में रखना है कि लोशंस के साथ में विदाउट फ्रिक्शन और लिनीमेंट्स के साथ में विद फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इनेमास कितने लोगों ने सुने हैं, ठीक है। इनेमास आर सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन टू रेक्टम और कोलोन। इनेमास हमारे सॉल्यूशंस हैं या सस्पेंशंस हैं जिनको बनाया जाता है कि रेक्टम या कोलोन में इंट्रोड्यूस करने के लिए या वहां पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये ट्रू हो, ये ट्रू है, ये ट्रू होगा, ठीक है। इनेमास हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, सॉल्यूशन या सस्पेंशन से हो सकते हैं जिनको कि हम लोग रेक्टम या कोलोन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, किसी पाइप की हेल्प से, या इसमें एक बल्ब से एक अलग से इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसके अंदर भर के उसको आसानी से हम लोग कैविटी के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी उसकी वहां पर हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच मिशेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सर्फेक्टेंट्स का वो कंसंट्रेशन जिसपे कि मिशेल्स फॉर्मेशन होता है, उस कंसंट्रेशन को क्या बोला जाता है, CMC फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिटिकल मिशेल, MICELL मिशेल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना है। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन या शॉर्ट में CMC भी इसको बोला जाता है। ये मिशेल्स, ये सर्फेक्टेंट का वो कंसंट्रेशन है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो कंसंट्रेशन है जिसपे कि मिशेल फॉर्म होता है। जब मिशेल फॉर्म होता है तो तब सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस हमारी ज्यादा बेटर तरीके से होती है, ठीक है। जब तक कि मिशेल फॉर्म नहीं हुआ तब तक ये सर्फेक्टेंट हमारा अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक डेफिनेट क्वांटिटी हम लोगों को इन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की यूज करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, tonicity of a liquid depends on number of moles of solids present in its solution. Having the same number of moles of solid poses same osmotic pressure, ठीक है। टोनिसिटी तुमको शायद ध्यान में होगा, क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी इसको किया था, ठीक है। तो टोनिसिटी बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन, हाँ, तो टोनिसिटी थोड़ा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट। इनमें से कौन सा स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ऑप्शंस हमारे हैं सॉर्बिटॉल, ग्लिसराइजिन, सैकरिन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द एबव, ये सारे के सारे एज अ स्वीट मैं, हाँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सभी होते हैं, सैकरिन भी होता है, सॉर्बिटॉल भी होता है, ग्लिसराइजिन भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने उसी में से ही दिया होगा, ठीक है। नंबर 11 पे अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पाउडर्स आर
पाउडर्स आर दी डोजेस फॉर्म्स, ठीक है। तो पाउडर्स कौन सी डोजेस फॉर्म्स होती हैं? ऑब्वियसली पाउडर्स सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। कभी कभार हम लोग कुछ लोग कंफ्यूजन इसमें कर लेते हैं और वो सेमी सॉलिड्स वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। पाउडर्स किस में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंपल पाउडर कंटेन मोर देन वन इंग्रेडिएंट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्टेट ऑफ पाउडर। मतलब कि जो सिंपल पाउडर्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट होता है जिनको कि फाइन स्टेट की पाउडर में हम लोग डिस्पेंस करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। हमारा देखो सिंपल पाउडर में क्या होता है? ए वन इंग्रेडिएंट होता है, जबकि हमारा दूसरी जो पाउडर की कैटेगरी होती है दैट इज कंपाउंड पाउडर। तो कंपाउंड पाउडर्स में क्या होते हैं? मोर देन वन अगर हो गया तो कंपाउंड पाउडर की हमारी कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। ये शायद कल भी हमने डिस्कस किया था। कैचेट्स आर मेड अप ऑफ। कैचेट्स किसके बने हुए होते हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। जो चावल है उसको पीस करके आटा बनाया जाता है, उसके बाद सांचों में डाल के हम लोग केचेट्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, वेट सील और ड्राई सील मेथड्स होते हैं इनको सीलिंग करने के लिए, लॉकिंग वगैरह करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैप्सूल की तरह इनका बेसिकली शेप होता है केचेट्स का, ठीक है। अब ये रेगुलर यूज में नहीं है, ये पुरानी बात है, केचेट्स वगैरह अब यूज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे आर यूजुअली अप्लाइड ऑन सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस एंड स्टेरिलिटी इज रेयरली एसेंशियल, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस। कंडीशन मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन वो हो सकती है, पर उसकी जो स्टेरिलिटी होती है वो बहुत रेयरली एसेंशियल होती है, मतलब कि उतना जरूरी नहीं है। बात को समझ रहे हो? उसकी स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ। हाँ, उसमें कोई भी माइक्रोज प्रेजेंट नहीं होंगे, स्टेरिलिटी का मतलब ये है। पर यहाँ पे हम लोग एक टर्म और यूज कर रहे हैं, रेयरली। रेयर का मतलब है कि जरूरी नहीं है। रेयरली एसेंशियल का मतलब है कि जरूरी नहीं। अगर एसेंशियल लिखा होता तो तब वो जरूरी हो जाता। तो मतलब कि वो कौन सी फॉर्मुलेशन है जिसमें जिसको कि सुपरफिशियल स्किन कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, पर स्टेरिलिटी उनमें जरूरी नहीं है। कर सकते हैं हम लोग स्टेराइल, वो अलग बात है, पर वो जरूरी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ऑप्शन ए मेडिकल डस्टिंग पाउडर, ऑप्शन बी इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, ऑप्शन सी इज डेंटिफ्राइसिस एंड डी इज एफरवेसेंट पाउडर। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज मेडिकल डस्टिंग पाउडर। तो जनरल डस्टिंग पाउडर जिसको स्किन के ऊपर हम लोग छिड़क देते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे टैल्कम पाउडर्स हो गया या क्या कहते हैं, एंटी फंगल, इस तरीके के जो पाउडर्स वगैरह जो आते हैं, या फ्लेवर्स वगैरह के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, या स्वेटिंग वगैरह को रोकने के लिए जिनका यूज करते हैं, तो वो स्टेलाइज नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। अगर स्टेलाइज कर भी रहे हैं तो उतनी जरूरत नहीं है स्टेलाइज करने की। पर जो बी कैटेगरी हमारी है, बी कैटेगरी क्या है? सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, ठीक है। सो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स का स्टेरिलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्जिकल डस्टिंग पाउडर हम लोग तभी यूज कर रहे होंगे जब कोई सर्जरी हो रही होगी, ठीक है। तो उस सर्जरी में मॉइस्चर वगैरह, लिक्विड्स वगैरह, फ्लूइड्स वगैरह, ब्लड वगैरह हो रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब वगैरह करने के लिए, या उसको पर्टिकुलर एरिया को ड्राई करने के लिए, या कोई एंटी माइक्रोबियल पाउडर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं वहां पे हम लोग, तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि वो फॉर्मुलेशन स्लाइज हो। अगर वो स्लाइज नहीं होगी तो खुद वो पाउडर ही क्या कर लेगा क्योंकि सर्जरी मतलब कि हमने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सपोज कर दिया है माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर वो एक्सपोज है तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर पाउडर ही हम लोग कोई हमने ऐसा यूज कर दिया कि वो स्लाइज नहीं है, स्लाइज नहीं है मतलब कि उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, ये तो मतलब है। तो अगर उसमें माइक्रोब्स होंगे तो खुद वो पाउडर ही हमारी बॉडी को नुकसान फिर करने लगेगा, ठीक है। तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं तो उनका स्लाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ पर जबकि जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर है उनका जरूरी नहीं है। नंबर 15 पे अब हम लोग आते हैं। टैल्क इज ए एक्सीलेंट लुब्रिकेंट, ठीक है। इट इज यूज टू इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। विच प्रॉपर्टी, ठीक है। जो टैल्क होता है, टैल्क एक एक्सीलेंट लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है, जब फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगा तो तब उससे क्या एडवांटेज मिलेगी? जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टैल्क इज एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट, इट इज यूज टू इनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर्स,
ठीक है, क्योंकि देखो पाउडर जब हम लोग यूज करते हैं फार्मेसी में, तो जैसे टैबलेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, कैप्सूल में फिलिंग के लिए यूज करा जाता है, पाउडर भी अलग से हमारे पास फॉर्मुलेशन आती है। तो पाउडर्स हमारे ऐसे होनी चाहिए कि पैसेज हो गया, पाइप्स हो गया, इनसे वो आसानी से गुजर सके, और उनसे आसानी से गुजरने के लिए जरूरी होता है कि क्या हो, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो। तो जिन पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो वहां पे दिक्कत नहीं आती है, पर जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो वहां पे हमको टैल्क या लुब्रिकेटिंग एजेंट्स वगैरह, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं, जो कि पाउडर को फ्री फ्लोइंग बनाने में हमारी हेल्प करता है, या उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बेटर बनाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है वो ज्यादा बेटर बन पाती है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो टैल्क होता है या जो लुब्रिकेंट्स होते हैं पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टी को, या ग्रेन्यूल्स की, अगर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स भी होता पाउडर की जगह पे, अगर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स भी होता तो ग्रेन्यूल्स पे भी क्या करता, ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को ज्यादा बेटर कर देते। ठीक है, नंबर 16, नंबर 16 क्या है, स्टार्च इज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द वाटरी पोर्शन ऑफ द वुंड्स। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टार्च एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द वाटरी पोर्शन ऑफ द वुंड्स। वुंड्स का मतलब होता है घाव, या कहीं पे चोट लग गया है, कोई कट लग गया, तो स्टार्च एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, वो फ्लूइड्स को आसानी से ज्यादा क्वांटिटी में अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए अगर कभी चोट वगैरह लग गई, घाव लग गया, वुंड्स वगैरह हो गए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उस फ्लूइड को या वाटरी पोर्शन को क्या कर लेगा, उस वुंड में से एब्जॉर्ब कर लेगा। वुंड जितना ड्राई होगा तो मतलब वो उतना ज्यादा जल्दी क्या हो जाता है, ठीक होने लगता है। हीलिंग की प्रॉपर जो प्रोसेस है वो ज्यादा बेटर या प्रॉपर तरीके से उसमें फिर चलती है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, यूटेक्टिक मिक्सचर्स ऑफ पाउडर व्हेन मिक्स्ड टर्न इनटू। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर तुम लोगों को, हाँ, यूटेक्टिक मिक्सचर तुम लोगों को ध्यान में होंगे, तो यूटेक्टिक मिक्सचर हमने पाउडर का वो मिक्सचर बोला था, या दो से ज्यादा जब कोई भी इंग्रेडिएंट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हम लोग यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का मतलब, एफरवेसेंट का मतलब, हाँ, जिसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। हाँ, और इस तरीके से बबल्स उसमें से हम लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे इनो वगैरह तुम लोगों ने डाला होगा। ठीक है, डिस्प्रिन भी इवन कभी कभार हम लोग डालते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, वाटर में जैसे ही डाला तो एकदम से बुलबुले से उसमें बनने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें ना बाइकार्बोन, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट्स है, ठीक है, ये कार्बोनेट्स वगैरह इसमें डाले हुए होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वो वाटर के कांटेक्ट में आता है और इमीडिएटली क्या हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व उसमें से होने लगती है, जो कि बुलबुलों की फॉर्म में हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो बेसिक जो रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लाने के लिए, बेसिकली क्या करता है कि वो उसका जो कड़वा जो टेस्ट होता है ना, उसको कम कर देता है। जब पीते हैं हम लोग उसको, तो उसके जो कड़वाहट सी होती है, जो खराब टेस्ट जो होता है, वो उसके एक तरीके से मास्किंग हो जाती है। जब ये गैस इवॉल्व हो रही होती है, तो उसी टाइम हम लोगों को उसको पीना होता है, ज्यादा देर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब जिसके बगैर हम लोग नहीं बना सकते उसको, वो इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी इज सिट्रिक एसिड, सी इज टार्टरिक एसिड, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ध्यान में रखोगे ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इन सभी का यूज करते हैं एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए। क्लियर है इतना? 19 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। हमको लगता है कि वो लिक्विड ड्रॉपलेट वहां पे पड़ी हुई है, जबकि क्या हुआ, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसने एनवायरनमेंट से उसको एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास आंसर्स हैं, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, सेकंड वन इज डीलिक्विसेंट, थर्ड वन इज एब्जॉर्बेंट, एंड डी इज डिसइंटीग्रेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, भले ही जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं वो भी एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को या नमी को एब्जॉर्ब तो करते हैं, पर ये इतने ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं कि उसमें ही डिसॉल्व हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है क्या, डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को, लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें ही डिसॉल्व हो जाते हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटीज को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज इनसफोलेटर ब्लोज पाउडर इनटू, इनसफोलेटर बेसिकली एक डिवाइस होती है, ये हमने क्लास में भी जरूर डिस्कस किया होगा। इनसफलेटर एक डिवाइस होती है जिसका यूज करा जाता है पाउडर्स को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, और बेसिकली इसको हम लोग कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी कैविटीज में। तो इसका जो हाँ बॉडी कैविटीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो इंसफलेटर्स हैं, इंसफलेटर्स बेसिकली क्या होती हैं, डिवाइसेस होती हैं। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, पाउडर कंटेंट को हमारी बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट, या जो मुझे लगा कि तुम लोगों को इनके आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी के आंसर्स एटलीस्ट तुम लोगों को पता होने चाहिए यूनिट सेकंड में से। इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और एमसीक्यूज वगैरह हम लोग डिस्कस करें अगर हम लोगों को टाइम मिल जाता है, तो क्योंकि